फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा केशवलाल निकिता से बोले, देखो बेटा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो जानता हूँ मैं एक स्वार्थी बाप हूँ, लेकिन जहाँ बाप के स्वार्थ के साथ किसी का भला भी छुपा हो वहाँ थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है। केशवलाल खामोश हो गए। वो कैसे आगे बात करे, उनकी समझ से बाहर था। निकिता, महेश ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर निकिता ने ध्यान नहीं दिया। वो भूल नहीं सकती थी उस इंसान को जिसने कभी उसे रखैल बनाने की बात की थी, उसके विधवापन का मजाक बनाया था। पुरानी बातों को भूल जाओ, महेश ने बताया था मुझे, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो पुरानी बात है, अब आगे की सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, बहन के बारे में सोचो। केशवलाल बोले, अब आगे। निकिता को अचंभा हुआ, महेश ने इन्हें ऐसा क्या बताया? जो भी बताया होगा उसमें निकिता को ही जिम्मेदार ठहराया होगा। ये केशवलाल की बातों से ही झलक रहा था। निकिता ने नज़र उठाकर महेश की तरफ देखा। महेश केशवलाल के पीछे ही खड़ा था और हाथ जोड़कर निकिता से माफ़ी मांग रहा था। उस तरफ केशवलाल की पीठ थी, इसलिए महेश को वो हाथ जोड़े नहीं देख पाए। बात यह है, रोहित का काल सर्प दोष पंडित जी ने बताया था, उसकी शादी विधवा से होगी। केशवलाल बोलने की हिम्मत जुटा रहे थे। पंडित जी ने बताया उसकी दुल्हन को शादी की रात ही अगली सुबह से पहले जलती चिता पर बैठना होगा। महेश ने फौरन बात पूरी की। उसे डर था केशवलाल कहीं ये न कह बैठे चिता पर बैठने वाली बात उसने उन्हें बताई है, पंडित जी ने नहीं। निकिता ने इस बात पर झटके से उनकी तरफ देखा। ऐसा करने से ही उसका काल सर्प दोष पूरी तरह खत्म होगा। केशवलाल धीमी आवाज़ में बोले, और मैं जानता हूँ अपनी बहन के लिए तुम ऐसा कर सकती हो, फिर इसमें तुम्हें भी फायदा ही है, विधवा जीवन से मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। महेश जल्दी से बोला, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है, हम कोई और ढूंढ लेंगे, उसकी किस्मत में जीना होगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी। केशवलाल बोले। महेश मन ही मन भुनभुनाया, इस बूढ़े को ये सब कहना जरूरी था क्या? कहीं निकिता ने अपना मन बदल लिया तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं करूँगी, निकिता ने उत्तर दिया। सच? केशवलाल चहके। साथ ही महेश की आंखों में भी चमक आई। मेरा विधवा जीवन किसी के काम आ जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। निकिता बोली, तुम सच में किसी देवी का अवतार हो, किसी और के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। केशवलाल बेहद खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी निकिता के मान जाने की, लेकिन ध्यान रहे ये बात तुम्हारे, मेरे और महेश के बीच ही रहनी चाहिए। केशवलाल बोले, आप इसकी चिंता मत कीजिए। निकिता ने उन्हें भरोसा दिया। ठीक है बेटी, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को अपनी बेटी बनाकर रखूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। केशवलाल भावुक हो उठे। निकिता, मेरी बात अब भी मान लो, मेरा एक घर शहर में भी है, तुम्हें वहाँ रखूँगा, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महेश की आंखों में निकिता को वही पुराना महेश नजर आया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? निकिता घबरा उठी। इतनी भोली तो नहीं तुम, 2 बार दुल्हन बन चुकी हो। महेश निकिता के करीब आने लगा। मेरे पास मत आओ, यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो करो बस। निकिता अपने कदम पीछे लेने लगी। वो काम बस एक झूठ है। झूठ? हाँ झूठ। पंडित जी ने कभी नहीं कहा रोहित को शादी तोड़नी होगी या उसकी दुल्हन को जलना होगा। रोहित की राशि के अनुसार काल सर्प दोष के चलते उसकी शादी एक विधवा से होनी थी, बस इतना ही है काल सर्प दोष का सच। बाकी जो भी कहानी तुमने सुनी वो सब झूठ था। महेश मक्कारी भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम झूठ कह रहे हो, अब झूठ बोलकर क्या फ़ायदा? तुम्हें सब सच बताकर मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। तुम मानो या ना मानो, आज की रात मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, फिर तुम जो चाहोगी वही होगा। जलना चाहो या मेरे साथ शहर चलना चाहो। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, तुम्हें हाथ लगाने के लिए ये सब प्रपंच रचा है और तुम हो कि मना कर रही हो। महेश मक्कारी से हंसता हुआ निकिता की तरफ बढ़ने लगा। ओ, तो ये सब किया धरा आपका है। अमन ने जाने कहाँ से अचानक सामने आ गया। तुम? महेश अमन के वहाँ अचानक आने से घबरा गया। अभी तो बड़े बहादुर बन रहे थे। अमन महेश के करीब आता हुआ बोला, बेटा, इसको चिता पर बिठाना है,
तुम्हारे बाबूजी ने दी है मुझे ये जिम्मेदारी। रोहित पर काल सर्प दोष है ना? महेश घबरा गया था। मैं सब सुन चुका हूँ काका, अब तो झूठ मत बोलो। बाबूजी के साथ आजकल तुम्हारा मेलजोल देखकर मेरी बुद्धि ठनकी। मैंने तुम लोगों का पीछा भी किया, लेकिन दूर होने के कारण कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। आज की रात कुछ होना है इसका मुझे अंदेशा था। फिर बाबूजी की ये बात भी अजीब लगी, सुबह निकिता घर में नहीं होगी। रात ही रात वो कौन सी बस से निकिता को शहर भेजेंगे, ये जानने को मैं उत्सुक था। इसलिए पूरी रात में जागता रहा। बाबूजी को घर से बाहर निकलते देखा। फिर कुछ देर बाद निकिता भी निकली। सारा माजरा समझने के लिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। अमन बोला, अकेले आए इतनी रात, किसी को बताकर आना चाहिए था। महेश बोला, किसी को क्या बताता जब तक मुझे खुद कुछ मालूम न हो। लेकिन चिंता न करो, अब तुम्हारा राज सबके सामने होगा। अमन महेश से बोला, फिर निकिता की तरफ घूमा। तुम कितनी भोली हो, इनकी बातों में आ गई। इससे साबित होता है मेरे भाई को तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। घर जाकर जब उसे सब सच बताएंगे वो कितना खुश होगा। अमन निकिता से बोला। निकिता अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। सच में वो सुरक्षित थी, और क्या सच में वो रोहित के साथ रह पाएगी? सबको सच तो तब बताओगे ना जब यहाँ से जिंदा जाओगे। महेश की मक्कारी भरी हंसी वापस आ गई थी। दोनों को साथ ही लिटा दो चिता पर, ज़्यादा समय नहीं है अब। महेश बोला। और इससे पहले कि अमन कुछ समझता, उसके पीछे झाड़ियों से दो लोग निकल कर आए और उसके हाथ पकड़ लिए। दो लोगों ने निकिता को भी पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा बगैर सोचे ही सब कर रहा हूँ? महेश ने अपने आदमियों को इशारा किया। दोनों के हाथों को पीछे की तरफ रस्सियों से बांध दिया गया था। अमन ने कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ से छूट नहीं पाया। इनके मुंह में कपड़ा ठूस दो ताकि चीखें न निकले। अंदर ही अंदर तड़फे दोनों। महेश बोला। उसके आदमियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। जला दो दोनों को। सोचा तो था इसको रानी बनाकर रखूँगा, लेकिन इसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। विधवा कहीं की, कोई थूके ना तुझ पर, और मैं जो इतनी दया दिखा रहा था उसके तू लायक भी नहीं। महेश ने नफरत से निकिता की तरफ देखा। तू खुद को हीरो समझता है। खैर, तू जो चाहे खुद को समझ, लेकिन महेश से पंगा मत लेना, और अब पंगे लेने के लिए तू बचेगा ही नहीं। किसको सच बताएगा तू घर जाकर? अपने बाप को। सच तो ये है, एक विधवा को वो अपने घर की बहू बना ही नहीं सकता। विधवा को अछूत मानता है वो। सुबह सबसे पहले वो पूरे घर को गंगा जल से साफ करवाएगा, तब जाकर पानी पिएगा। तेरे घर पर डिब्बों से भरे गंगा जल से गंगा नदी तो नहीं बनाएगा ना वो। महेश एक एक शब्द जहर की तरह उगल रहा था। निकिता, तू क्या समझती है? तेरा ससुर भगवान है। उस दिन तेरे घर का पानी तक नहीं पिया था उसने। घर आते समय भी कपड़े सहित नदी में कूद गया था नहाने के लिए। घर जाकर बताया पैर फिसल गया था। निकिता याद करने लगी। सच में कुल 2 ही बार केशव उनके घर आया था और पानी तक नहीं पिया था। इधर अमन को भी याद आया, जिस दिन बाबूजी रोहित के रिश्ते की बात करने गए, उस दिन गीले कपड़ों में घर आए थे। तब उन्होंने बताया उसका पैर गलती से फिसला और वो नदी में गिर पड़े। दोनों के दिमाग में गूंजा, तो क्या महेश सच बोल रहा है? तुम दोनों के लिए इतना ही बहुत है। ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा। तुम दोनों को जलाकर मेरा काम खत्म। चलो ले जाओ इन्हें। महेश ने अपने आदमियों को आदेश दिया। आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और खुद घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। इधर उसके लोगों ने निकिता और अमन को लकड़ियों के ढेर की तरफ घसीटा। अमन गूं गूं करके उन्हें इशारे कर रहा था, लेकिन वो लोग शायद महेश के लिए ईमानदार थे। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। निकिता को लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया था। उस पर मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा था। अमन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था छूटने के लिए। तेल छिड़कने के बाद एक आदमी मसाल लेकर निकिता की तरफ बढ़ा और इसी वक्त अमन के हाथ रस्सी से आज़ाद हुए। बगैर एक पल गवाए उसने फुर्ती से अपने अगल बगल वाले दोनों आदमियों को धक्का दिया और निकिता की तरफ बढ़ते आदमी की तरफ लपका। देखते ही देखते उसके हाथ से मसाल छीनकर उसकी तरफ ही हथियार की तरह इस्तेमाल कर दी अमन ने। आगे मत बढ़ना, अमन चिल्लाया। वो 4 थे और ये 2। उस पर निकिता का बदन मिट्टी तेल से पूरी तरह भीगा हुआ था। बस एक चिंगारी और निकिता आग की लपटों में होती।
निकिता उठो, मेरे पास आओ। अमन की नज़रें उन्हीं लोगों पर थी। निकिता ने उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पीछे बंधे होने के कारण उठ न सकी। अमन ही आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और उसे सहारा देकर उठाया। इधर ये चारों लोग अच्छे से जानते थे अमन अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कहा पीछे रहो, अमन ने मसाल से उन्हें डराया। चारों कुछ कदम पीछे हटे। अमन ने एक हाथ से निकिता की रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। चारों कुछ कदम दूर थे। अमन ने उन पर नज़र रखते हुए मसाल नीचे रखी और दोनों हाथों से निकिता के हाथों पर बंधी रस्सी खोल दी। तुम भाग सकती हो? अमन ने पूछा। निकिता ने हैरानी से अमन को देखा। हम इनसे लड़ नहीं सकते, अमन बोला। निकिता ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर भागो, अमन ने कहा। मसाल उन चारों की तरफ फेंकी और निकिता को लेकर भागा। दोनों जितना तेज हो भाग रहे थे, वो चारों मसाल की वजह से कुछ कदम पीछे हटे और गिर गए। उन्हें इसे संभलने में वक्त लगा। इतनी देर में निकिता और अमन दूर निकल गए थे। इधर महेश केशव के पास पहुंचा। उधर रोहित की आंख खुली तो निकिता कमरे में नहीं थी। उसे ढूंढने वो कमरे से बाहर निकला तो महेश और केशवलाल को घर से बाहर जाते देखा। क्या हुआ? केशवलाल ने पूछा। भाग गई निकिता आपके बेटे अमन के साथ। महेश ने एक नई बात बनाई। इस तरह वो अमन की मौत छिपाना चाहता था। क्या बोल रहे हो? विश्वास न हो तो जाकर देखो, अमन अपने कमरे में है या नहीं। महेश पूरे विश्वास के साथ बोला। दरवाजे के पीछे छिपे रोहित ने पूरी बात सुन ली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। केशवलाल महेश की बातों में नहीं आना चाहते थे, इसलिए तुरंत अमन के कमरे में जाकर तसल्ली करना चाहते थे। वो घर के अंदर आए। इधर रोहित घर से बाहर निकिता और अमन को ढूंढने निकला। केशवलाल ने धीरे से अमन के कमरे का दरवाज़ा खोला। बेटे बहू के कमरे का दरवाज़ा खोलना, वो भी रात के इस पहर, अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें तसल्ली करनी थी अमन के वहाँ होने की, इसलिए आंख बंद करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर झांक कर देखा, अमन अपने बिस्तर पर नहीं था। सरिता गहरी नींद में थी। केशवलाल घबराए। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और आंगन में आए। फिर घर से बाहर निकले। बाहर आकर इधर उधर देखा, महेश वहाँ नहीं था। शायद वो जा चुका था। अब मैं क्या करूं? केशवलाल सिर पकड़कर वहीं बैठ गए।